हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस भूगोल विषय की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में मैं आप लोगों को कक्षा 7 के लिए आपको भूगोल विषय की पाठ्य योजना दिखाऊंगा। अगर उप विषय की बात करेंगे तो भूगोल है, विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका आता है यहाँ पे। तो आपको अगर सामाजिक विज्ञान में अगर भूगोल विषय की पाठ्य योजना बनानी तो आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल में आपको बना के दिखाया गया और विस्तार से यहाँ पे विस्तारपूर्वक पाठ्य योजना बनाया गया है। 3 से 6 बिंदु हैं, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, या फिर आप लोग बीएड की क्लासेस लेना चाहते हैं, बीटीसी यानी डीएलएड की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इतनी सारी चीज़ों के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जहाँ पे जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या आपकी होगी उसको लिखिएगा। उसका दिनांक लिखना है। विषय है सामाजिक विज्ञान का, कक्षा है 7वां। उप विषय है भूगोल का। कालांश यहाँ पे द्वितीय लिखा गया है। कालांश आप अपने अनुसार लिखिएगा, जिस पीरियड में आप जाते हैं उस पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं। कालांश और चक्र में कोई कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और समय अवधि 45 मिनट का है। और प्रकरण है हमारा आज का जल, ठीक है, प्रकरण है जल। आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे इस प्रकरण के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो कक्षा 2 के लिए बनाई गई थी, छोटे बच्चों के लिए बनाई गई थी। आपका प्राइमरी लेवल के लिए पाठ्य योजना बनाई गई थी। ये आपके अपर प्राइमरी के लिए है, कक्षा 7 के लिए है। अब आपका आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे भूगोल भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, सामान्य उद्देश्य में पहला हेडिंग पॉइंट लिखा गया यहाँ पे, सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान विद्यार्थी में आत्मसात करना। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना एवं लोकतांत्रिक, नैतिक, चारित्रिक, सार्वभौमिक मूल्यों को आत्मसात कराना। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थियों को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संरचना की जानकारी से अवगत कराना। और पाँचवा पॉइंट है, विद्यार्थियों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। दूसरा हेडिंग अब आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, जल। तो जल टॉपिक पढ़ाने के बाद, जल प्रकरण पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया इसमें भावात्मक, छात्र जल के महत्व को जान पाएंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य, जल को सुरक्षित करने एवं दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए, आप जो चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही, उसके साथ आप चार्ट अगर कोई बना के ले जाए तो बहुत अच्छा बात होगा। यहाँ पे चार्ट मैंने बना के दिखाया है। बच्चे पूछते हैं कि सर इसके ऊपर क्या मॉडल बनाया जाए, क्या चार्ट बनाया जाए। तो चार्ट आप बना सकते हैं इसमें जल चक्र का, ठीक है। जल चक्र देखिए दिखाया गया, वाष्पीकरण हो रहा है, ऊपर फिर यहाँ पे बादलों में जा रहा है, फिर संघनन की प्रक्रिया हो रही है, संघनन से फिर वर्षा हो रही है, वर्षा से फिर पहाड़ों से नदियों में जा रहा है जल। तो ये जल चक्र का आप चित्र बना के ले जा सकते हैं। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में लिखा गया, छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसको जल के बारे में जानकारी ना हो, सामान्य जानकारी रखते हैं बच्चे। अब इसके बाद आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड कीजिए, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछेंगे आप बच्चों से, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे जब हमको भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। दूसरा प्रश्न, भोजन में पीने के लिए क्या उपयोग करते हैं। बच्चे बोलेंगे भोजन में पीने के लिए हम जल, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक आदि का प्रयोग करते हैं। अब अलग अलग आंसर तो मिलेगा ही, ऐसा कि है नहीं कि जल ही बोल देगा सारे बच्चा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। तो बच्चे बोलेंगे जल हमारे दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। फिर 5वां प्रश्न, जल क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, कोई बच्चा बताने का हो सकता है प्रयास करे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब बच्चों को आप टॉपिक बताना होता है कि क्या टॉपिक उनको पढ़ाने वाले हैं आप। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, छात्रों आज हम जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर जानकारी ज़्यादा विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए, थोड़ा जूम करूँगा मैं अभी, पहले देख लीजिए आप। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, इसको यहाँ पर टोटल 6 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, अभी जूम कर दूंगा, दिख जाएगा आपको। शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि और प्रविधि, और मूल्यांकन अपेक्षित यहाँ पे परिवर्तन।
अब थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु है जल चक्र। छात्रों को जल चक्र के बारे छात्र जो है उद्देश्य यही है हमारा शिक्षण उद्देश्य कि छात्र जल चक्र के बारे में बता सकेंगे। इसकी व्याख्या करेंगे। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित यहाँ पे हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा यहाँ पे हिमवृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार में जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चलकर लगातार चलता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी यहाँ पे थल के समान है। यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा। जल चक्र हमारी पृथ्वी जल चक्र के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। यहाँ पे जलशाला होगी, ठीक है, जलशाला लिख लीजिएगा। जलशाला के समान है। किसी दूसरे ने पीडीएफ बना के भेजा तो थोड़ी वो तो मुझे भी कन्फ्यूजन होती है ना, तो उसको समझाना मेरा कार्य है, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जिससे आपको कोई गलती ना हो। शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। लवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिम नदी हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय है। छात्रालय कॉलम में लिखा गया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर पुस्तिका मुख्य बिंदु को लिखेंगे। ये जल चक्र का यहाँ पे फोटो आप बना सकते हैं प्रदर्शन विधि में, और सैंपल पे यहाँ पे लिख सकते हैं। छात्र जल चक्र को समझ पाएंगे। बहुत प्रश्न है। सूर्य के ताप से यहाँ पे ताप से होगा। जल क्या हो जाता है बच्चे बोलेंगे, इसका आंसर देंगे सूर्य के ताप से जल वाष्पित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या है, बच्चे बोलेंगे अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल और हिमनद हैं। बहुत प्रश्न अब यहाँ पे समाप्त होता है। आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है जल वाष्प होकर किसका रूप ले लेता है, बच्चे बोलेंगे जल वाष्प होकर बादलों का रूप ले लेता है। दूसरा प्रश्न है महासागरों एवं समुद्रों का जल कैसा है, बच्चे बोलेंगे महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय है, यानी कि नमकीन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे देखिए है महासागरीय परिसंचरण तरंगे। इसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। समुद्र तट पर यहाँ पे नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी आकृतियाँ होती हैं। यहाँ पे पुल्लिंग पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी सुगंध एवं यहाँ पे लहरों का संगीत, सब कुछ यहाँ पे सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता। महासागरीय जल की तरंगों को एक प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तरंगे जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसको ही तेज पवन जैसे ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा चित्र को देखकर आदि को सुनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तरंगों का ये फिगर बना दीजिएगा। बहुत प्रश्न है। समुद्र तटों पर क्या क्या सम्मोहित करता है, बच्चे बोलेंगे समुद्र तटों पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी आदि सम्मोहित करते हैं। दूसरा प्रश्न है तरंगे क्या हैं, बच्चे बोलेंगे जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे तरंग कहते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न है तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए। महासागरीय तरंगों को किसमें यहाँ पे बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, बच्चे बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है आपको समुद्र की धाराओं पर जाना पसंद है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ हमें समुद्र की घाटों पर जाना पसंद है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा शिक्षण बिंदु है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या किया गया है। दिन में 2 बार नियम से उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर चला जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। यहाँ पे देखिए छात्र वाले कॉलम में लिखा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रदर्शन विधि लिख दीजिए। सैंपल पर लिखिए छात्र ज्वार भाटा के बारे में समझ सकेंगे। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे
जल चक्र का चित्र बनाइए। दूसरा प्रश्न है जल चक्र के से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है अलवण जल क्या है। चौथा प्रश्न है ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। अब आपका श्यामपट्ट कार्य आता है। श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, आप ब्लैक चार्ट पेपर ले लीजिए, उसको चिपका लीजिए अपने फाइल में, और व्हाइट स्पार्कल पेन से जो आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे देखिए जल थाला लिखा गया है, यह छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम जो अहाता होता है उसके आकार का होता है। अब लास्ट में यहाँ पे आता है गृह कार्य। गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहला प्रश्न है ज्वार कब उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न है वृहद ज्वार भाटा क्या है। तो ये हो गया आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान से लाभ जरूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो कुछ जगह ऐसी होती है जब कोई दूसरा बच्चा आपकी हेल्प के लिए कोई पीडीएफ भेजता है तो उसमें हो सकता है कि उसकी लिखावट कुछ अलग हो, आपकी लिखावट आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें 99% चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझा पाता हूँ। आपको अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बताया करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी भी हो तो वो भी बताया करिए, मैं आगे की वीडियोज़ में उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि कमियाँ ही बताएंगे आप तभी मैं उसको दूर कर पाऊँगा। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।